नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं पाठ्यचर्या को लेकर अर्थात कैरिकुलम को लेकर के। कैरिकुलम में जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसकी जो अवस्थाएं होती हैं, अर्थात जब हम पाठ्यचर्या का निर्माण करने जाते हैं, पाठ्यचर्या का विकास करने जाते हैं, उसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसके माध्यम से हमें उसको लेकर के गुजरना होता है और हम पाठ्यचर्या का निर्माण करने में समर्थ होते हैं। तो उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, उसकी विकास की प्रक्रियाएं क्या हैं, उसकी अवस्थाएं क्या हैं, उन सारे पक्षों को हम आज क्लियर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं हुए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम सीधे चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की अवस्थाएं। अब अवस्थाएं जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले पाठ्यचर्या निर्माण में हमने आपको बताया है, सिखाया है कि जब भी हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं या उसकी अवस्थाओं से गुजरना होता है या विकास की प्रक्रिया में हम शामिल होते हैं, तो सबसे पहला जो हमें चीज़ देखना होता है उसका स्तर देखना होता है। अर्थात हम किस स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं या विकास कर रहे हैं, फिर उसका कक्ष क्या है, उसका वर्ग कक्ष क्या है, तो उसको सबसे पहले हमें देखना होता है। उसके बाद ही हम किसी भी पक्षों को देखने में समर्थ होते हैं। तो ये तो बात रही कि सबसे पहले हमें क्या देखना होता है। तो सबसे पहले स्तर को देखना होता है, फिर हमें उसके वर्ग को देखना होता है, अर्थात उसकी कक्षा को देखना होता है कि हम किस कक्षा के लिए बना रहे हैं। अब एक प्रमुख विद्वान हुए हैं डी.के. व्हीलर। डी.के. व्हीलर एक प्रमुख विद्वान में से आते हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है कैरिकुलम प्रोसेस। कैरिकुलम प्रोसेस के नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक विख्यात पुस्तक लिखी। इन्होंने कैरिकुलम के ऊपर जो प्रोसेस के ऊपर जो इन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें इन्होंने पाठ्यचर्या संरचना की, इसको हम पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रियाएं की अवस्थाएं भी कह सकते हैं और दूसरे अर्थों में पाठ्यचर्या की संरचनाएं भी कह सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डी.के. व्हीलर के द्वारा जो एक पुस्तक लिखा गया, उसमें जिसका नाम है कैरिकुलम प्रोसेस, ये कई बार पूछा भी गया है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो कैरिकुलम प्रोसेस में डी.के. व्हीलर के द्वारा जो पाठ्यचर्या की संरचनाओं को बताया गया या विकास की अवस्थाओं को बताया गया, उनमें इन्होंने 5 प्रोसेस को अपनाया है, 5 विकास की प्रक्रिया को अपनाया है, या ऐसा कह सकते हैं कि 5 संरचनाओं को उन्होंने व्याख्यान में सम्मिलित किया है। लेकिन जब हम सर्वसम्मति की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो विद्वान हुए हैं उनकी सर्वसम्मति के द्वारा 5 नहीं बल्कि 6 अवस्थाओं से होकर के जो विकास की प्रक्रियाएं हैं, पाठ्यचर्या की विकास की जो प्रक्रियाएं हैं, उसकी अवस्थाएं हैं, उसको 6 चरणों में होकर के गुजरना पड़ता है। तो हम एक की बात हम करेंगे। तो उसमें पहला आता है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। हम लिख देते हैं यहां पर शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। फिर आता है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। इसको हम फिर इसके बाद ये है उद्देश्यों का निर्धारण। फिर आता है विषय वस्तु चयन के मापदंड
विषय वस्तु चयन के मापदंड, फिर आप कर लीजिए विषय वस्तु का गठन, इसके अलावा आता है अधिगम अनुभवों का चयन, और फिर आता है विषय वस्तु का मूल्यांकन। आप ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, समझने में आसानी होगी। आप यहाँ पर देखिए, इसको हम यहाँ पर पाठ्यचर्या की संरचनाएं लिख सकते हैं या पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रियाओं की अवस्थाएं हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये एक प्रकार से साइकिल में चलता है। जब भी हमें आवश्यकताएं अर्थात प्रक्रिया की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है तो इस प्रकार की आवश्यकताओं से हमें गुजरना पड़ता है, या हमें जब भी पाठ्यचर्या की संरचनाएं बनाने होते हैं तो हमें सबसे पहला क्या चीज लेना पड़ता है, तो शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। सबसे पहले शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण हमें करना पड़ता है, अर्थात कि उसकी आवश्यकता क्या है। शैक्षिक, क्योंकि शिक्षा से संबंधित ही हम पाठ्यचर्या बना रहे हैं, तो हमें शैक्षिक पाठ्यचर्या का जब हम निर्धारण करते हैं तो हमें आवश्यकताओं का निर्धारण सबसे पहले आता है। अर्थात कि सबसे, हमने आपको अभी बताया कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, स्तर देखते हैं, फिर कक्षा देखते हैं कि किस स्तर का बना रहे हैं, कि किस कक्षा के लिए बना रहे हैं। अब उस स्तर या उस कक्षा के लिए क्या आवश्यकता हो सकती है, हम उसको सबसे पहले देखते हैं कि उसकी शैक्षिक क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं। हमें इसको सबसे पहले निर्धारित करना होता है, क्योंकि उसके पहले हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं जब तक हम उसकी आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। अब मुझे अभी क्या चाहिए, ये मेरी आवश्यकता है, वो हमारे अनुकूल है ना। अब उसी प्रकार से एक कक्षा विशेष जो होता है उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, उसकी आवश्यकताओं को सबसे पहले ढूंढा जाता है, पहले देखा जाता है कि उसकी सामान्य आवश्यकता क्या क्या हो सकती है शैक्षिक रूप से। अब हमें उसके बाद जब हम करते हैं तो शैक्षिक उद्देश्यों का हम निर्धारण करते हैं, क्योंकि जब हमने आवश्यकताओं की पहचान कर ली कि मतलब जब हम शिक्षा लेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ों का निर्धारण, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकताएं हो सकती हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हम जब जुड़ेंगे, या फिर हम जब किसी कक्षा विशेष में, अगर नर्सरी का है तो उसकी क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, अगर हम 10th क्लास की पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकताएं संभव हो सकती हैं। फिर उद्देश्यों का निर्धारण, उसके चरम लक्ष्य, जो मतलब उस कक्ष की जो लक्ष्य हो सकते हैं, उसके लक्ष्यों को देखते हुए हम उसके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, क्योंकि लक्ष्य बाद में आता है, गोल जो होता है वो बाद में आता है, और हमारा जो उद्देश्य है वो पहले आता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के गोल हमारा संभव नहीं होता है। बिना उद्देश्य के कहा जाता है कि बिना मंद भी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही प्रवर्तित होते हैं। तो जब तक हमें हमारा लक्ष्य का पता नहीं चलेगा तब तक हम उसके बिहाफ में मेहनत नहीं कर सकते हैं। तो सेम चीज वही है कि हमें जब लक्ष्यों को देखना होता है तो लक्ष्यों के बिहाफ में हमें उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है कि हमें क्या क्या उद्देश्य बनाने पड़ेंगे, उसमें सामान्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं, विशिष्ट उद्देश्य क्या हो सकते हैं। फिर विषय वस्तु के चयन का मापदंड। अब विषय वस्तु के चयन का मापदंड ऐसा नहीं हो कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया है, अब नॉर्थ इंडिया है और हम जो विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं वो उसमें हमने कन्नड़ को शामिल कर लिया, हमने तमिल को शामिल कर लिया, हमने तेलुगु को शामिल कर लिया या मलयालम को शामिल कर लिया। हमें वो नहीं करना होगा भैया, नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया है तो उसकी यहाँ की जो आवश्यकता है वो उसके अनुरूप होगा।
ठीक उसी प्रकार से अगर हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां पर जो कथित भाषाएं हैं, जिस स्टेट में हम जाएंगे वहां के जो कथित भाषाएं हैं, अगर हम कर्नाटका में जाएंगे तो कन्नड़ को हमें लेना होगा, अगर हम तमिलनाडु में जाएंगे तमिल भाषा को लेना होगा, अगर हम आंध्रा में जाएंगे हमें क्या लेना होगा, तेलुगु को लेना होगा। ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना होगा, तो विषय वस्तु का चयन, अर्थात वहां की तत्क्षण वहां की आवश्यकता क्या है उसके अनुसार हमें विषय वस्तु का चयन करना होगा। तो उसके मापदंड या मानदंड भी निर्धारण करने होंगे। फिर आता है विषय वस्तु का गठन। जब हमने विषय वस्तु का चयन कर लिया कि हमें क्या क्या विषय वस्तु को रखना है, अब मान लीजिए कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि आपका साइकोलॉजी आ जाता है, जैसे आपका टेक्नोलॉजी आ जाता है, जैसे आपका दर्शन आ जाता है, जैसे आपका स्कूल मैनेजमेंट आ जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग विषय उसमें समाहित होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगे कि जो एक मान लीजिए कि 10th क्लास है या 9th क्लास है, 9th क्लास में आप सारे विषयों को आप जोड़ दिए, टेक्नोलॉजी को जोड़ दिए, आप क्या करिए तो फिलोसॉफी को जोड़ दिए, आप साइकोलॉजी को जोड़ दिए, सारे पक्षों को आपने जोड़ दिया, तो क्या उसके लिए वो संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि हमें वो देखना होता है कि हम जो विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं उसके मापदंड क्या तय हो सकते हैं, उसका स्तर क्या है, उसकी कक्षा क्या है, उसके अनुसार हम विषय वस्तु का चयन करते हैं। फिर विषय वस्तु का चयन जब हम कर लिए तो विषय वस्तु का गठन भी तो करना होगा। अब गठन का मतलब यह है कि हमें उसको क्रमबद्ध तरीके से रखना होगा, सीक्वेंस में रखना होगा। ऐसा नहीं व्यवस्थित क्रम में हमें उसका निर्धारण करना होगा। ऐसा नहीं कि हम मतलब पैर को ऊपर कर दिया और सर को नीचे कर दिया, ऐसा नहीं करना होगा। अर्थात जब भी हमें करना होगा तो हम सीक्वेंस में रखेंगे। पहले हमें सामान्य, जैसे कि अगर हम कक्षा में जिस प्रकार से जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम पूर्व ज्ञान लेते हैं। फिर पूर्व ज्ञान क्यों लेते हैं? क्योंकि बच्चे उस बारे में, उस कंटेंट के बारे में क्या जानते हैं वो मुझे पहले जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसको साथ में लेकर के अपना ज्ञान उसको दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से विषय वस्तु का वहाँ फिर गठन करना होता है। जब हम विषय वस्तु का गठन कर लेते हैं तब आता है अधिगम अनुभवों का चयन। अब अधिगम अनुभवों का चयन क्या होता है, तो जब हमें विषय वस्तु का भी हमने गठन कर लिया कि हाँ हमें क्या क्या ऐसे इस प्रकार से पढ़ाना है, तो अब हम कक्षा में आ चुके हैं और हमें क्या करना होगा, अधिगम अनुभवों का चयन करना होगा या चयन करना होगा। अब क्या चयन करना होगा, मतलब ये है कि वहाँ कक्षा की विशेषताएं क्या हैं, वहाँ कक्षा की क्षमताएं क्या हैं, वहाँ पर कक्षा में जो आवश्यकताएं क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, ये सब सारी चीज़ों को हमें देखना होगा। तो हमें अपने अनुभव के द्वारा हमें वहाँ की परिस्थितियों से निपटना होगा। तो अब उसमें चीज़ें हैं कि अब वहाँ के जो बच्चे हैं उसका स्तर क्या है, ये एक शिक्षक होने के नाते मुझे समझना होगा कि वहाँ की भाषा शैली क्या है, वहाँ वो किस विधियों से बेहतर ढंग से जान सकते हैं। हमें सरलतम भाषा का उपयोग करना होगा। हमें वहाँ पर कक्षा में एकदम से सबके लिए एक उपयुक्त माहौल तैयार करना होगा। हमें प्रजातांत्रिक वातावरण को वहाँ पर मुहैया कराना होगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं उसमें हम अधिगम अनुभवों का या फिर बहुत सारे जो उपकरण होते हैं उसके माध्यम से हमें वहाँ पर पढ़ाना होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अधिगम अनुभवों का चयन वहाँ पर करना होता है, जो जिसके माध्यम से बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, अधिगम की प्राप्ति होती है। फिर आता है विषय वस्तु का मूल्यांकन। अब हम सारी चीज़ें कर लिए हैं तो इसका जो हमने यहाँ से यहाँ तक का मतलब चल कर के इतने सारे काम किए हैं, तो उसका यहाँ पर आता है कि हमने क्या कंटेंट लिया, हमने क्या डिसाइड किया, हमने किस शैलियों को लिया, हमने जो विषय वस्तु को लिया है वो उपयुक्त है कि नहीं, बच्चों के समझ में कितना आया कितना नहीं आया, हमारे द्वारा जो अनुभवों का सहारा लिया गया या कक्षा में जो हमारे द्वारा प्रदर्शन किया गया, जो हमारे द्वारा जो भाषा हो या फिर विधि हो या फिर शैली हो, अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं हमने बताने की कोशिश की है, वो उसका बच्चों के ऊपर क्या
इफेक्ट पड़ा, अर्थात बच्चों को जो हमने पढ़ाने की कोशिश की है वो बच्चों ने कितना जाना, इसके लिए हमें क्या करना होता है, मूल्यांकन करना होता है। तो जब हमें यहाँ पर आते हैं तो अगर हमें लगता है कि यहाँ पर जो बच्चों का मूल्यांकन है उसका प्रतिशत अगर अच्छा है तो हम क्या करते हैं, तो बढ़िया है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, इसका जो मूल्यांकन का प्रतिशत है वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो हमें फिर से अपने अधिगम अनुभवों का निर्धारण करना होता है, उसमें फेरबदल करना होता है और फिर वहाँ पर जाकर के फिर से प्रेजेंटेशन करना होता है। तो यही मुख्य रूप से जो कैरिकुलम की जो प्रक्रिया का निर्धारण है या अवस्थाएं हैं या फिर उसको हम पाठ्यचर्या की संरचनाएं कहते हैं, उसको आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।